नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी विभिषण के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। तो तुम लोग सीटेट 2024 के ईवीएस के विषय में अध्ययन कर रहे थे, यानी कि जो पर्यावरण का सेक्शन है जिससे आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसके विषय हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के क्या क्या उपागम है। उपागम मतलब जैसे कोई चीज आप बताना चाहते हो बच्चे को तो कैसे सिखाओगे, क्या क्या तरीके होने चाहिए, इसके विषय हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में या आज का जो हमारा टॉपिक है वो एकदम सिलेबस वाइज डिक्टो जैसा आपको सिलेबस दिया गया है वैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गतिविधियां। देखिए, नाम से बहुत छोटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, और सही बात भी है कि इसमें क्या पढ़ा जाए, इसका कोई टॉपिक नहीं है, किसी बुक में आपको ये मिलेगा नहीं। तो ये है क्या? देखिए, गतिविधियां जो चीजें हैं, एक्टिविटीज, ये सब आप क्लासरूम में एक टीचर बनने जा रहे हो या आप टीचर हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आप करते भी हो, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपके साथ ये चीजें होती भी रहती हैं लेकिन पता नहीं चलता ये है क्या। तो एक्टिविटीज या गतिविधियां हैं क्या, पहले हम समझते हैं। देखिए, गति और विधि दो से मिलकर बना है, गति और विधि। गतिविधियां कहने का मतलब ये है कि इसमें गति हो, आपके अंदर या जो भी चीज सीखने जा रहा है, जो भी बालक नई चीजों को सीखने जा रहा है उसके अंदर मोशन होगा। या कहने का मतलब ये, आप ऐसे बैठ के नहीं सीखोगे, आप उसमें इन्वॉल्व रहोगे। अब देखिएगा, यहाँ सीखने के जो भी तौर तरीके आएंगे उसमें प्रत्येक बच्चे की मूवमेंट भी सम्मिलित रहेगी। तो अगर मूवमेंट की बात करें, कहने का अर्थ यह है कि बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बच्चों से पूछा कक्षा में कि बेटा हमारे देश का क्या नाम है, तो मोस्ट ऑफ देम बोलेंगे भारत, या कोई बोलेगा नहीं पता, कोई शांत रहेगा, ठीक है। तो आप उसको उसमें सम्मिलित कराएंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो भी चीज आप सिखाएंगे अब बच्चा इसमें इन्वॉल्व होगा। तो एक्टिविटी या गतिविधियों में शिक्षक के साथ साथ बच्चे भी चीजों को सीखने में या भागीदारी अपना उसमें निभाते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटीज की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। देखिए, पहला एक तो ये हो गया जो कक्ष में होता है, यानी कि जो आप कक्षा में ही करवा सकते हो या बाहर, मतलब उसके अंदर करवा सकते हो, कक्ष में या अंदर, ठीक है। कक्षा के अंदर आप क्या क्या करवा सकते हो, ये हम इस गतिविधि हम चर्चा करेंगे। दूसरे प्रकार की जो गतिविधि है वो है कक्षा के बाहर। कक्षा के बाहर यानी कि आप बाहर क्या क्या सिखा सकते हो या कैसे सिखा सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं गतिविधियां जो कक्षा के अंदर हम कर सकते हैं। देखिए, अब किसी कक्षा में जाकर के पढ़ाने के लिए, नई चीज सिखाने के लिए, यहां पढ़ाना नहीं है, यहां चीजों को सिखाना है, लेकिन कुछ करके। जब आप कुछ करेंगे तभी उसको कहा जाता है एक्टिविटी। तो इसका क्या हो सकता है? देखिए, जैसे आपको कोई बच्चों की चीज सिखानी है, आप क्या करिए, उनके बीच संवाद स्थापित कर दीजिए। देखिए, संवाद या इसी को कहते हैं वाद विवाद। ध्यान समझिएगा। देखिए, संवाद या वाद विवाद। अब ये संवाद या वाद विवाद क्या है? जैसे अगर आपको कोई टॉपिक सिखाना है, जैसे मान लीजिए आपको टॉपिक सिखाना है भोजन। भोजन आप बच्चों से कह दीजिए, बेटा आप बताओ आपने क्या क्या खाया, आपने क्या क्या खाया। दो ग्रुप, चार ग्रुप बांट दीजिए। अब चारों ग्रुप पहले आप जान लीजिए क्या क्या खाया, तो उसमें से दो चार होंगे रोटी दाल वाले, दो चार होंगे रोटी सब्जी वाले, दो चार होंगे दूध भात वाले, दो चार होंगे जो पिज्जा वगैरह खा के आए होंगे बड़े घर वाले। तो सबका एक ग्रुपिंग कर दीजिए, जैसे चार पांच दाल वाले, चार पांच ये वाले ये वाले। अब उनको ग्रुप करके कह दिए, चलो बताओ तुम्हारा खाना कैसे अच्छा है, इनका खाना कैसे अच्छा है। तो वो धड़ाधड़ आपको 8-10 बता देंगे, सर मेरा मीठा होता है, मेरा तीता होता है, मुझे अच्छा आता है, मुझे ये वो दुनिया भर का जो आप पढ़ाना चाहते हो भोजन, वहां इसका 90% तो बच्चे खुद बता देंगे अपने लेवल तक का, ठीक है। अपने लेवल तक का वो 90% आपको बता देंगे कि हाँ सर इसमें ये होता है, इसमें ये। अब आप सोचिए, जब बच्चा ये वाद विवाद कर रहा था तो क्या कर रहा था? जैसे अगर किसी ने बताया कि रोटी अच्छी होती है, खट से दिमाग लगाएगा, अच्छा रोटी से बढ़िया क्या होता है? रोटी से बढ़िया सर पराठा होता है। क्यों? मजा आता है खाने में। यानी कि बच्चे के दिमाग या बच्चे के दिमाग में क्या चलने लगा? तर्क, रीजनिंग। वो सोचने लगा कि इसके बात को हम कैसे काटें,
बात को काटना ही तर्क वितर्क होता है। ठीक है, तो संवाद या वाद विवाद की सबसे बड़ी खासियत यही है कि बच्चे के अंदर तर्क की शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, या वो तर्क क्या कहते हैं उसको, रीजनेबल क्वेश्चन वो करने लगेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है, तर्क के साथ साथ बच्चा सूचना को लेगा, सूचना को वो प्राप्त करेगा। प्राप्त कैसे करेगा? जो दूसरा लड़का बोलेगा, और साथ ही साथ वो संप्रेषित भी करेगा। संप्रेषित मतलब ये होता है वो अपनी सूचना को देगा भी। ठीक है, केवल लेगा नहीं, देगा भी। यानी कि जो चीजें उसको बताई जाएंगी या जो बच्चा बोलेगा कि मेरे यहाँ ये है, मेरे में भोजन में ये खासियत है, सेम बच्चा यही बोलेगा, अच्छा मेरे में भी तो ये है, तो बताओ किसका अच्छा हुआ। इस पूरे वाद विवाद संवाद से एक ही बात निष्कर्ष में आती है कि बच्चे की तर्क शक्ति बहुत तीव्र होगी, बच्चे की कल्पना शक्ति भी बढ़ेगी। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वाद विवाद का क्या लाभ है, तो नीचे आपको लिखेगा मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये विकास, वो विकास, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वाद विवाद से सामाजिक विकास भी होता है, तमाम प्रकार की नई नई चीजों को सीखेगा, और हो सकता हो कोई बच्चा किसी भोजन से परिचित ना हो तो उससे परिचित होगा। कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, बाकी तर्क का विकास तो होता ही होता है। ठीक है, तो कक्षा में आप वाद विवाद एक बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है। जब बच्चे पढ़ने से उसका मन उबरने लगे तो आप ऐसे ही कोई टॉपिक देके चर्चा करवा दीजिए, और उनका मन भी लग जाएगा और समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। ठीक है, बच्चा कुछ नई नई चीजों को सीख भी जाएगा। चलिए दूसरा हम समझते हैं। दूसरा हमारा है प्रस्तुतिकरण। अब देखिए ये क्या है प्रस्तुतिकरण। देखिए प्रस्तुतिकरण मतलब ये है जैसे कि कक्षा में आप कोई टॉपिक पढ़ाना चाहते हो, उसको आप डिलीवर कैसे करते हो। ठीक है, यानी कि बच्चे को कैसे देते हो। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना है प्रस्तुतिकरण के अंदर, जैसे अब कोई टॉपिक जैसे मान लीजिए को सिखाना है मानव शरीर के बारे में ही, तो बच्चे को बुला लिए, आ जाओ, एक बच्चे को बुला लिए, बेटा ऐसे हाथ करो, ये क्या है तो दिखा दीजिए। मतलब अब एक बच्चा देखिए वो आया है, वो पूरे बच्चे भागीदार हो गए, उसमें सम्मिलित हो गए। ये हाथ देखो, इसका कौन सा हाथ है तो बताएंगे सर दायां है बायां है। ये कौन सा है सर दायां है बायां है, जो भी है। ये कौन सा ये है, अच्छा कितने हाथ है सर 2 हाथ है। कितने पैर हैं सर 2 पैर हैं। कुल मिलाकर कितने हुए 4 हो गए। अब सोचिए शारीरिक जानकारी आप दे ही रहे हो, गणितीय जानकारी भी आप दे रहे हो, साथ ही साथ बच्चों को आप इन्वॉल्व भी किए हो कि बच्चा देखेगा अच्छा ये हाथ कर रहे हैं सर जी, ये हाथ कर रहे हैं। आप कह दीजिए देखो बेटा देखो इसके हाथ में 4 उंगली है, तो कहेगा नहीं 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 5 है, आप झूठ बोल रहे हैं। एक मोड़ दो, कितना है 4। अपने हाथों में देखो तो भी देखेगा हाँ 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 ठीक 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 है। यानी कि जो प्रस्तुतिकरण है, अगर रोचक ढंग से आप प्रस्तुत करेंगे किसी भी टॉपिक को, मैथमेटिक्स का हो, ईवीएस का हो, संस्कृत का हो, हिंदी का हो, भूगोल का हो, जो भी टॉपिक हो, बच्चा उस चीजों को जबरदस्त तरीके से सीखेगा। ठीक है, अब भूगोल का टॉपिक है तो कोई चार्ट पेपर लाके दिखा दीजिए, इतिहास का टॉपिक है तो कोई जैसे ऐतिहासिक चीज, इमारत की फोटो लाके दिखा दीजिए, फिर कहिए बेटा देखो ये कब बना था, इसके बारे में चर्चा करो, तमाम प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण में क्या होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि छात्रों की भागीदारी, छात्रों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होती है, या कह सकते हो आपके छात्र जो है इसमें डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होता है। और इन्वॉल्व होने के साथ में कुछ चीजें आप उल्टा पुल्टा बोल दीजिए, जैसे बेटा देखो इसको 6 हाथ है, कहेगा कहां 6 हाथ है, झूठे 6 हाथ है। यानी कि पक्ष और विपक्ष, बच्चा जो है वो पक्ष विपक्ष में भी बोलने में वो आतुर होगा। ठीक है, यानी कि वो बोल सकता है कि हाँ देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, आप दिखा ये रहे हैं, उसको दिखा दीजिए आसमान उसमें नीला बना कर देखो बेटा आसमान पीला है, आसमान पीला कहेगा कहां पीला है, नीला है। ठीक है, यानी कि वो अपनी बात भी रख पाएगा प्रस्तुतिकरण में, क्योंकि जब वो देखता रहेगा तब आप उसको झुठला नहीं सकते। हो सकता है आप उसको कहानी बता दे कि हमने एक सफेद भालू देखा था, है ना। अब लेकिन आप जब दिखा रहे हो काला भालू, कहोगे सफेद भालू, तो मानेगा? कभी नहीं मानेगा। तो प्रस्तुतिकरण का एक लाभ ये भी है, बच्चा जो देखता है उसके दिमाग में बैठता जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तुतिकरण दूसरा हो गया, यानी कि पहला एक्टिविटी या पहली गतिविधि हम वाद विवाद के माध्यम से चीजों को सिखा सकते हैं, दूसरा हमारा प्रस्तुतिकरण है। तीसरा देखिए निर्देशन है। निर्देशन, अब देखिए निर्देशन क्या होता है, जैसे बच्चा कोई भी काम कर रहा है या कोई गतिविधि कर रहा है, कुछ नया चीज सीख रहा है, तो इसमें बच्चे को सुधारात्मक कार्य कराना ही निर्देशन है। अब ये सुधारात्मक कार्य क्या है इसको समझते हैं। देखिए
अब जैसे मान लीजिए बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है या कोई काम कर रहा है, उससे थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक हो जा रही है, तो उस गलती को आप डांटिए डपटिए नहीं, प्यार समझिए, देखो बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे करोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। यानी कि सकारात्मक भाव रूप से या पॉजिटिव थिंकिंग के रूप से बच्चे की चीजों को सही कराना क्या है, निर्देशन है। निर्देशन, निर्देशन मीन्स जैसे आप शिक्षक बन जाइए, आप निर्देशित कीजिए, आप बच्चे को बताइए देखो बेटा तुम ये ऐसे ऐसे करो, ये ऐसे ऐसे करो, ये ऐसे करो। हो सकता है उसका करने का मन ना हो या वो ना कर पाए, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी हेल्प कीजिए, वो करेगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर वो नहीं कर पा रहे या नहीं इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहले ये जानिए कि वो इंटरेस्टेड किस चीज में है, फिर उस हिसाब से काम आप कराइए, ठीक है। तो ये बात हो गई निर्देशन की। तो निर्देशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है क्लास के अंतर्गत, बच्चे को देखना और बच्चे को निर्देशित करना। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ये पूछ चुका है। देखिए प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना गतिविधि तो सबसे जबरदस्त है। देखिए कैसे, पहली बात ये है कि ये सभी को इन्वॉल्व रखता है, यानी कि सब लोग को, सभी को सम्मिलित रखता है, सम्मिलित करता है। सब बच्चे प्रश्न के माध्यम से अट्रैक्ट होते हैं। इससे क्या होता है, रोचकता बढ़ती है, रोचकता बढ़ती है। इससे कल्पना शक्ति बढ़ती है, इससे तर्क का विकास होता है, इससे मानसिक विकास होता है, इससे सामाजिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, तमाम प्रकार के विकास इससे होते हैं। कोई शारीरिक विकास नहीं होता, बाकी सब के सब विकास होते हैं। सोचिए कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल आप कह दीजिए बेटे से, बच्चे से कि अब हम कैसे देखते हैं बताओ, तो बताएगा सर आंख से देखते हैं। अच्छा रतिया हम कैसे देखते हो, सर दिया से देखते हैं। दिया ना हो तो सर नहीं दिखेगा, या अंधेरा रहेगा, या कोई चालाक होगा कैसे सर टॉर्च जला लेंगे, टॉर्च, तो उससे कहते नहीं, अगर मान लो टॉर्च भी नहीं है, दिया भी नहीं है और ना ही कहीं से कोई लाइट आ रही है, तब कहेगा सर जुगनू देख लेंगे, कह दो नहीं जुगनू भी नहीं है, तो बच्चा बताएगा सर तब तो नहीं देख पाएंगे। तो क्या जरूरी है, तब वो सोचने लगेगा ना कि यार क्या जरूरी है, कैसे हम देखते हैं, सर सही कह रहे हैं, आंखें बंद है तो पूरा अनियार अनियार, आंखें खुल गई लेकिन कोई लाइट नहीं तो पूरा अनियान है यार, तब वो आपको बताएगा ना सर जी हाँ वो रोशनी से देखते हैं या प्रकाश से। तो सोचिए ये छोटी सी एक्टिविटी से, एक आपने केवल प्रश्न पूछा था कि हम कैसे देखते हैं, कितनी सारी चीजों को उसने खुद खोज खाज के आपको बता दिया। तो बच्चा कल्पना भी करेगा कैसे देख सकते हैं, फिर दिमाग लगाएगा, अच्छा इस रोशनी से नहीं देख पाएंगे तो इससे देखेंगे, इससे देखेंगे, उससे देखेंगे, इससे देखेंगे, सब ऑप्शन मैंने बंद कर दिया। जब आप सब ऑप्शन बंद कर देंगे तब वो दिन पे आएगा, आप सोचेगा अच्छा दिन हुआ हम तो कुछ नहीं जलता, तब वो हमको दिखता है, क्यों दिखता है, तब बताएगा सर हाँ इसलिए, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गतिविधि के अंतर्गत प्रश्न अगर आप पूछते हो तो सबसे अच्छी बात यह है ना कि बच्चे का जो नॉलेज है एकदम फिक्स्ड हो जाता है, एकदम मतलब सुदृढ़ हो जाता है। तो विकसित और सुदृढ़ ज्ञान के लिए प्रश्न पूछना बेहद आवश्यक है। बच्चा मान लीजिए रोचक नहीं है, रोचकता नहीं, अब जैसे आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, आप देख रहे हो कि पप्पू जो है पढ़ने में मजा नहीं ले रहा है, तो आप कुछ मत करिए। अगर आपको पता है कि पप्पू, मान लीजिए पप्पू के पिताजी लड्डू का काम करते हैं, खाना हलवाई हैं, पप्पू खड़े बेटा, अब पहले तो डर जाएगा कि सर हमसे कुछ पूछने वाले, कुछ मत कहो, बस उससे कहा अच्छा पापा तुम्हारे क्या करते हैं, सर लड्डू बनाते हैं, कब बनाते हैं, दिन में कि रात में, तो बताएगा दिन में या रात में। अच्छा तो रतिया हम कैसे बना लेते हैं यार, मेरे हम तो रात में देख ही नहीं पाते, तो कहेगा सर मजाक कर रहे हैं, लाइट रहती उसमें बनाते हैं। यहां देखिए आप सोचिए, उसको उठाया आपने कहां से, भिड़ा दिया इस टॉपिक में। यानी कि जब एक एक बच्चे से या प्रत्येक बच्चे पे आपकी नजर रहेगी और प्रश्न पूछेंगे तो वो नई नई चीजों को सीखेगा। अब मुद्दा ये आता है कि केवल आप ही प्रश्न पूछ सकते हैं, वो नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। जैसे आप देखो बेटा, बेटा ये देखो सूर्य है जहां से हमें रोशनी मिलती है, तो कहेगा है सर ये कैसे सूर्य है, नहीं 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 यही सूर्य है, आप भिड़ जाइए उससे, नहीं यही सूर्य है, तो आपको कहेगा नहीं ये सूर्य नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं, चलिए बाहर दिखाते हैं, तो आपको बाहर लेके दिखाएगा देखिए ये सूर्य है। यानी कि आप कुछ चीजें रॉन्ग बोल के भी आप चीजों को समझा सकते। जब आप रॉन्ग बोलेंगे, अगर बच्चे को पता है तो वो एकदम सही करने का प्रयास करेगा, लेकिन अगर बच्चे को नहीं पता है तो आप रॉन्ग नहीं बोल सकते, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इनसे कहने का मतलब यह है कि प्रश्न प्रश्न के माध्यम से, अब सोचिए जब बच्चा आपको गलत प्रूफ कर देगा यहाँ पे, कभी भूलेगा वो
कि सूर्य गोला था, पीला था, नीला था? कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में आ जाएगा कि सर से ये प्रश्न पूछे थे और मेरा ये सही हुआ था, इसलिए मेरा सही है। आप ही अपने आप पे जरा बैक चले जाइए। पूरी क्लासरूम में क्लास चलती रहती है तो 90 क्या 99% केस होता है कि सब बच्चे केवल सुन लेते हैं, टीचर से कोई प्रश्न नहीं पूछता। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न पूछता है उसकी नॉलेज बड़ी तगड़ी होती है, क्योंकि जिस टॉपिक उसने पूछा वो उसको कभी नहीं भूलेगा, उसके स्मृति में चली जाती है। ठीक है, तो प्रश्न पूछना इसका चौथा जो इंपॉर्टेंट कक्ष की गतिविधि है। पांचवा क्या है, तो निर्माण करना। देखिए, आप निर्माण करना में क्या क्या हो सकता है, जैसे इस गतिविधि के माध्यम से हम टीएलएम बना सकते हैं। टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कक्षा में बना सकते हैं बच्चों को सीखने सिखाने में जो सहायक हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप चार्ट पेपर बनवा सकते हो, मॉडल बनवा सकते हो, वो भी टीएलएम के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ गतिविधियां हैं जो आप कक्षा के अंदर करा के सीखने सिखाने में मदद हो सकता है या कर सकता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम फोकस किस किस बात पे करें, या आप कह सकते हो कि ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आप इसमें पूरी तरह से श्योर हो जाइए, पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित हो। ठीक है, इन सब में प्रस्तुतिकरण में भी निश्चित हो, वाद विवाद में भी, निर्देशन में भी, प्रश्न पूछा में, निर्माण में, यानी कि हर एक बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो, उसको लगे कि हम भी सीख रहे हैं और हम भी लोगों को सिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप समावेशी कक्षा चलाइए। समावेशी कक्षा चलाने का मतलब यह है कि जो ऐसा ना करिए कि मान लीजिए 10 बच्चों में से 2 बेहद ही कमजोर हैं जिनको बार बार बताने की आवश्यकता है और उनको छोड़ दीजिए, चलो तुमको बाद बताएंगे, ऐसा नहीं है। आप उनको सम्मिलित करिए, पूरा कार्य अच्छे से कराइए। ठीक है, वो कम सीखेंगे, उनको आप एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, लेकिन उनको किसी भी गतिविधि से बाहर मत कीजिए। अगर आप बाहर करेंगे तो उनको लगेगा कि हम कमजोर हैं इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं, और बच्चा धीरे धीरे स्कूल से पलायन करने के बारे में सोचने लगेगा। तो इस चीज का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में छोटी मोटी चीजें आती है, जैसे बच्चे के मानसिक स्थिति का, शारीरिक स्थिति का, उसके रुचि और उसके मतलब जैसे उसका इंटरेस्ट क्या है और वो कहाँ उब रहा है, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर गतिविधि का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई कक्षा में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में। अब हम बात करते हैं कक्षा के बाहर। कक्षा के बाहर हम क्या क्या गतिविधि करा सकते हैं सीखने के लिए। देखिए, सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा हम डिफरेंस करेंगे। वाद विवाद, अब आप कहेंगे अभी तो आप वाद विवाद अंदर कर रहे थे, ये बाहर कैसे आपने कर दिया? देखिए, वाद विवाद बाहर भी हो सकता है भाई। आप कहीं ले जाके किसी टॉपिक पे चर्चा करवा दीजिए, बाहर कर दीजिए उनको, मतलब कि बाहर की चीजों को दिखा करके वहां आप संवाद करा दीजिए। ठीक है, वाद विवाद के बाद में जैसे जैसे कुछ साहित्यिक गतिविधियां होती हैं बाहर। साहित्यिक गतिविधियां, जैसे अब देखिए, साहित्यिक गतिविधियों में क्या होता है बाहर, समझते हैं। साहित्यिक गतिविधियों में क्या होगा, जैसे किसी तथ्य पे चर्चा, किसी साहित्यिक तथ्य पे चर्चा। अब मान लीजिए कोई सब जैसे आप बाहर लेके जाइए या बाहर की कुछ चीजों को दिखाने के बाद आप चर्चा करा दीजिए कि बेटा अच्छा बताओ मीडिया का क्या रोल है, समाचार पत्र का क्या रोल है, अब पत्रिका का क्या रोल है, ये तमाम प्रकार की चीजों पे आप चर्चा करा सकते हो। तो ये ऐसी चीजें हैं जो स्कूल के बाहर मिलेंगी और बच्चा चीजों को अच्छे से सीखेगा। आप प्रतियोगिता करवा दीजिए, नाट्य कला करवा दीजिए, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन। ठीक है, तो उसके माध्यम से ही बच्चा सीखेगा। जैसे इसमें प्रतियोगिता भी आप लिख सकते हो। देखिए, दूसरी गतिविधि आप खेल कूद, या इसको मोटा मोटा कहिए तो शारीरिक गतिविधि। अब देखिए, ये बाहर शारीरिक गतिविधि क्या होती है, जैसे खेल कूद। तो खेल कूद क्या है, बाहर की गतिविधि है। स्काउट, और स्काउट के बाद में पीटी वगैरह, इनसे क्या होगा, इनसे शारीरिक विकास होगा, और ये कक्षा के बाहर होता है, आप पीटी अंदर नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये ऐसी गतिविधियां हैं जिनको हम कक्षा कक्ष के बाहर करा के बच्चों को चीजों को सिखा सकते हैं या बच्चों को चीजों को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में सांस्कृतिक विकास गतिविधियां। देखिए, सांस्कृतिक विकास क्या है? सांस्कृतिक विकास मतलब जैसे नाटक वगैरह, संगीत वगैरह,
संगीत के बाद में सभा वगैरह, ठीक। तो जैसे सभा करा के, संगीत करा के, नाटक करा के, हरिश्चंद्र का, राम जी का वगैरह वगैरह, आप तमाम चीजों को कक्षा कक्ष के बाहर ले जाके भी सिखा सकते हो, जिससे बच्चों का सामाजिक विकास जो है बहुत तीव्र गति से होगा, ठीक है। अब देखिए यहां देख पा रहे होंगे आप, यहां जो होता है केवल बच्चे के मानसिक विकास से संबंधित चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो बच्चे के सामाजिक विकास से। तो बच्चे का मानसिक विकास ज्यादातर कक्षा के अंदर होता है, बच्चे का सामाजिक विकास ज्यादातर कक्षा के बाहर होता है, इसलिए एक्टिविटियों का दोनों साइड से रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सामाजिक विकास यहां आप लिख सकते हैं। अंतिम जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है वो है भ्रमण। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका भ्रमण है। भ्रमण कैसे है? अब बच्चे को जब नई नई चीजें या नई नई जगहों पे लेके जाएंगे तो वो नई नई चीजें सीखेगा, उनमें वो प्रश्न भी करेगा, उससे वो उत्तर भी प्राप्त करेगा। या आप उसको लेके जाके तो बेटा डायरी लिख लो, जो तुम्हें पूछना है डायरी में नोट करते जाओ, या जो जिस चीज बात तुम्हें चर्चा करनी है बाद में हमको समझाना है तो उन पे वो लिखते जाओ। तो बच्चा क्या करेगा, नई चीजों जब सीखेगा, सीखने के बाद में हो सकता है एक बच्चा कुछ अलग सीख के आए, दूसरा कुछ अलग सीख के आए, और फिर जब आप उसको कक्षा को समराइज कर देंगे तो कोई टॉपिक बचेगा ही नहीं जो उस दिन से या उस स्थल से संबंधित बचा रह गया हो, ठीक है। तो इससे सामाजिक विकास भी हो जाएगा बच्चे का। भ्रमण के दौरान वो आप कह सकते हो कि नई नई चीजों को भी वो सीख जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी एक्टिविटीज या गतिविधियां जो हम कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर चर्चा कर सकते हैं। अब देखिए ये जो टॉपिक है छोटे मोटे, इनसे 2-3 प्रश्न आपको मिलेगा। अब आप देखिए धीरे धीरे हम लोग पेडोलॉजी का जो सेक्शन है धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं, 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। तो अभी आप जो 15 क्वेश्चन आते हैं वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सब आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। फिर हम चर्चा भी करेंगे कि क्या पॉजिटिव थिंकिंग हमें लेके चलनी है, क्या नेगेटिव, तो वो भी हमारा काम हो जाएगा। देखिए अब एक्टिविटी के बाद में अगला जो टॉपिक आपका है वो है प्रयोग या प्रायोगिक कार्य। देखिए प्रयोग या प्रायोगिक कार्य क्या है, वो इसी का हिस्सा है। अब आप कहेंगे कि उसमें भी ऐसा हमें दुनिया भर का पढ़ना है, नहीं। देखिए मेरा उद्देश्य ये है आपके दिमाग में भूसा नहीं भरना है। आलतू फालतू चीजें क्यों भर रहे हैं आप? जब एक चीज में वही टॉपिक हमने पढ़ लिया, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, तो हम फिर चले प्रायोगिक में घुसा दें। प्रायोगिक के बाद में फिर आपको हम खेल में भी वही बताएं, सब में क्यों भाई, क्यों? पर्यावरण या ईवीएस में, ईवीएस हो चाहे कोई सब्जेक्ट हो जिसमें एक्टिविटी या गतिविधि होगी, गतिविधियों का मेन उद्देश्य ही रहता है 4, तो आप पकड़े रहिए, ब्रह्मास्त्र है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, बौद्धिक कुछ हटा भी सकते, सांस्कृतिक लिख लीजिए। शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, ये 4 विकास तो आपके होंगे ही होंगे 100%, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा हम आपको प्रयोग पे कर दें या प्रायोगिक चर्चा पे कर देते हैं। प्रयोग या प्रायोगिक, प्रयोग या प्रायोगिक कार्य। देखिए प्रयोग या प्रायोगिक कार्य मतलब जैसे प्रैक्टिकल वर्क। अब देखिए प्रैक्टिकल वर्क में होता क्या है। प्रैक्टिकल वर्क, पहली चीज तो यह है, प्रैक्टिकल वर्क छात्र करते हैं, शिक्षक करके दिखाते हैं, तो शिक्षक भी करते हैं, और दोनों करते हैं। अभी ध्यान रखिएगा, दोनों साथ में करते हैं, ठीक है, दोनों साथ में करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल वर्क का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है? सबसे बड़ा प्रॉफिट यह है बच्चे करके सीखते हैं। ये देखिए सबसे बड़ा प्रॉफिट है, बच्चे करके सीखते हैं, और जिससे उनका जो नॉलेज है वो स्थायी हो जाता है, ठीक है। बच्चे का जो नॉलेज है, बच्चे का जो ज्ञान है वो एकदम स्टेबल हो जाता है, एकदम स्थायी हो जाता है। क्लियर? बच्चे का जो नॉलेज है जो वो क्या होता है, स्थायी होता है। छात्र जो काम करते हैं या जो स्वयं करते हैं या जो करके सीखते हैं वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है या स्थायी हो जाता है। क्लियर हो गया ये टॉपिक यहाँ पे, ठीक है। अब प्रैक्टिकल वर्क में होता क्या है, इसको इसमें देखिए प्रैक्टिकल वर्क में बस इतना ही हमको पढ़ना है कि जो चीजें बच्चों को सिखानी है, अगर आप कर रहे हो नो डाउट बच्चा सीखेगा, आप उसको सम्मिलित कर दिए हो तो भी सीखेगा, लेकिन अगर उसने स्वयं कर लिया, अपने से कर लिया, तो सबसे बेस्ट वो सीखेगा।
उसके अतिरिक्त उसको सीखने का कोई तरीका बचता ही नहीं है। ठीक है, कोई चीजें अगर बच्चा स्वयं से सीख ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और प्रायोगिक वर्ग की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें हमारी सभी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा जो है, सभी इंद्रियां इसमें एक्टिव होती हैं, यानी कि सब की सब सक्रिय होती हैं साथ में एकदम। अब देखिए कैसे, ऐसे हम कर रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए कोई एसिड किसी मिला रहे हैं तो हमारा हाथ पैर तो पहले, हाथ तो लगा ही है, यानी कि त्वचा पहले लगा ही है। आंख से हम देख रहे हैं कहीं कूलर के नीचे न गिर जाए तो आंख लगी हुई है। कान से हम सुन भी रहे हैं कि आसपास की आवाजें क्या आ रही हैं, हमारा कंसंट्रेशन बना रहे, एकदम ध्यान रहे, पूरा हमने उस पर लगाए रखा है। ठीक है, नाक से हम सूंघ भी सकते हैं कहीं यार कुछ गंदी स्मेल तो नहीं आ रही या कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार हमारे आंख का, नाक, मुंह, त्वचा सबके सब इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो इतना हमने पूरा आपको बताया, ये वो दुनिया भर का, तो इसमें आपका एक छोटा सा टॉपिक है चर्चा। क्या है? चर्चा। तो ये जो पूरा एक्टिविटी फिटी पूरा जो है, या आप कह लीजिए ईवीएस, जो भी आप बच्चों को सिखाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, बगैर चर्चा के तो पॉसिबल है ही नहीं। चर्चा मतलब ये है कि कक्षा में किसी टॉपिक पे आप बच्चों को डिबेट करवाइए, चर्चा करवाइए, उनको दे दीजिए, डिबेट करवा दिए, सॉरी, चर्चा करवाइए, कन्वर्सेशन। जब वो चर्चा करेंगे तो फिर नई नई चीजों को सीखेंगे। चर्चा बस इतना ही है, इतना ही आपको पढ़ना है। चर्चा क्या पढ़ना है कि कक्ष में चर्चा के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं और उनकी जो सामाजिक और बौद्धिक, क्या कहते हैं यार, सामाजिक और बौद्धिक विकास उनका अच्छे से होता है। अब इसको आप अगर गूगल सर्च करेंगे, दुनिया भर का महाभारत दे देगा। क्यों पढ़े भैया? लिखेगा आपको चर्चा से बच्चे में कल्पना का विकास होता है। क्यों नहीं होगा? जिसमें वो बोलेगा, बतियाएगा, उसके दिमाग का तो विकास होगा ही होगा, बोलने की उसकी शक्ति बढ़ेगी। ये तो हमने आपको बता दिया वाद विवाद में भी। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बस उसी में बढ़ाया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, बच्चे की अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की क्षमता का विकास, बच्चा सुनेगा, बच्चे में वाद विवाद की क्षमता का विकास होगा, बच्चा अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाएगा, साथ ही साथ बच्चा अन्य चीजों को ग्रहण कर पाएगा। बच्चे में ये एबिलिटी आएगी कि हम किस चीजों को रखें, किस चीज को बाहर रखें, हटा दें, मतलब। ठीक है, तो ये हो गया चर्चा का टॉपिक। अब देखिए दोस्तों, सिलेबस के अनुसार, सिलेबस हमने रखा हुआ है, सिलेबस के अनुसार हमने ईवीएस की अवधारणा क्लियर कर लिया, विषय क्षेत्र, यानी कि इंग्लिश में कहें तो कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस और स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडी, एनवायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल और रिलेशन विद साइंस एंड सोशल साइंस। और उसके बाद में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोचिंग प्रिंसिपल, जो अभी हमने इसके पहले पढ़ा था। फिर एक्टिविटी हमने चर्चा कर लिया, प्रैक्टिकल वर्क चर्चा कर लिया, और नेक्स्ट वन कन्वर्सेशन या चर्चा। अब आपका केवल 3 टॉपिक रह जाता है, सीसीई, शिक्षण सामग्री और समस्याएं, जिसको हम लोग अगली वीडियो में चर्चा कर देंगे और हमारा ईवीएस का पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।